फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं रिजर्वेशन की, सो आई गेस आप में से कई लोग होंगे जो इसके अगेंस्ट होंगे और कई लोग होंगे जो इसके फेवर में होंगे। बट अगर मैं पूछूं आपसे कि ये रिजर्वेशन एग्जैक्टली होता क्या है, सो क्या आप इसको काफी क्लियरली मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे? डेफिनेटली नॉट। और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है और आखिर इस रिजर्वेशन को क्यों लाया गया है और क्या क्या करा गया है इसमें, क्या इसके बारे में आप डेप्थ में क्लियर हैं? डेफिनेटली नॉट। इसीलिए मैं आज का सेशन जो है स्टार्ट करना चाहूंगा फ्रेंड्स, जो कि कहने को तो बस आर्टिकल 330 से 342 है, बट जो कि डेप्थ में एक्सप्लेन करता है कि आखिर रिजर्वेशन क्या है और उसकी रिक्वायरमेंट क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी, यहाँ पर मैंने आपके सामने एक मैप शो करा है, जिसमें से एक मैप शेड्यूल कास्ट का है और एक मैप जो है एसटीज का है। अब फ्रेंड्स, अगर मैं शेड्यूल कास्ट की बात करूं तो इंडिया में करीब करीब 16% पॉपुलेशन जो है किसकी है? शेड्यूल कास्ट की है। और अगर मैं शेड्यूल ट्राइब की बात करूं तो 8.6% पॉपुलेशन किसकी है? शेड्यूल ट्राइब की है। अब इसी में किन एरियाज में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन ज्यादा है और किन एरियाज में शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन कम है, वो आप इस चार्ट के जरिए समझ सकते हैं। अब जब हमने फ्रेंड्स पार्ट 10 स्टडी करा था, तो पार्ट 10 को स्टडी करते वक्त हमने जो है शेड्यूल एरियाज को अच्छे से समझा था। और तब हमने समझा था कि हमारी कंट्री में कुछ ऐसे लोग हैं जो क्या है, मेन स्ट्रीम से पीछे रह गए हैं। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू देयर कि हमारी सोसाइटी 4 कम्युनिटीज में डिवाइडेड है, दैट इज क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य एंड शूद्र। एंड आउट ऑफ दिस 4 कम्युनिटीज, जो शूद्र है उसका सबसे ज्यादा क्या है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। उसकी आवाज को लगातार क्या करा गया है, अपर कास्ट पीपल के द्वारा लगातार उसको दबाया गया है। सो ऐसे लोगों के लिए क्या बनाए गए हैं, हमारे यहाँ शेड्यूल एरियाज बनाए गए हैं, ताकि उनका क्या हो, एक्सप्लॉयटेशन बंद हो चुके हैं। एंड आउट ऑफ देम आई हैव एक्सप्लेन्ड यू देयर कि कुछ लोग ऐसे हैं जो जंगलों में रहते हैं, वो इतने प्रिमिटिव है कि वो मेन स्ट्रीम से पीछे नहीं, वो आज भी अपनी पुरानी स्ट्रीम में ही है। जैसे एमपी की अगर मैं बात करूं तो फ्रेंड्स, एक ट्राइब होती है भारिया। ये भारिया ट्राइब जो है, ये क्या कहते हैं, मध्य प्रदेश की ट्राइब है, जो प्योर आदिवासी की तरह रहते हैं। सो शेड्यूल ट्राइब के भी लोग हैं। अब इन लोगों को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट क्यों करना है? क्योंकि हमसे एक डिफरेंट लाइफस्टाइल जो है ये लिव कर रहे हैं, और वो हमसे क्योंकि अलग है, सो हमें गलत लग सकता है। तो इनका प्रोटेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सब बातें हमने पार्ट 10 में को स्टडी करते वक्त समझी थी। बट फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रोटेक्शन के लिए क्या शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर कर देना बस काफी है? डेफिनेटली नॉट। आपको उसके लिए पूरा मैकेनिज्म जो है बनाना पड़ेगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उस समय होता ये था, जितने भी बाहुबली, मुकद्दम, चौधरी वगैरह सब होते थे, ये सब कहाँ से होते थे? ये सब जो है अपर कास्ट से होते थे, जिनके कारण इनकी जो वॉइस है वो क्या होती थी, वो लॉ मेकिंग बॉडी तक पहुंच ही नहीं पाती थी। इसलिए सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड है कि इनकी वॉइस क्या करी जाए, लॉ मेकिंग बॉडी, दैट इज पार्लियामेंट में क्या करीजिए, पहुंचाई जाए। और इसी के लिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 16 है वो डील करता है स्पेशल प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लास। तो उसमें सबसे पहला प्रोविजन क्या है फ्रेंड्स, रिजर्वेशन का, कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए सीट्स जो है रिजर्व करी जाएंगी, कहां पर? लोकसभा पर। और आर्टिकल 332 कहता है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब दोनों के लिए सीट्स बुक करी जाएंगी, कहां पर? लेजिस्लेटिव असेंबली में। अब लेजिस्लेटिव असेंबली, द अदर नेम इज विधानसभा। तो हमारी जो विधानसभा है और हमारी जो लोकसभा है, दोनों में फ्रेंड्स क्या होता है, सीट्स रिजर्व होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया लेवल पे अगर मैं बात करूं, सो एज आई टोल्ड यू, इंडिया लेवल पे पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की कितनी है, 16% है। शेड्यूल ट्राइब की कितनी है, 8.6% है। मतलब शेड्यूल कास्ट जो है वो करीब करीब शेड्यूल ट्राइब का क्या है, इंडिया लेवल पर डबल है। सो डेफिनेटली जब हम रिजर्वेशन ग्रांट कर रहे हैं तो सीट्स का रेशो भी क्या होगा, ऐसा ही होगा। शेड्यूल कास्ट की सीट्स क्या होंगी फ्रेंड्स, ज्यादा होंगी, और शेड्यूल ट्राइब की सीट्स क्या होंगी, कम होंगी। ऑन द अदर हैंड, लेकिन अगर हम स्टेट्स की बात करें, लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ, सपोज हम एमपी की बात करते हैं, सो फ्रेंड्स एमपी में एक चीज डिफरेंट है।
एमपी में शेड्यूल कास्ट की सीट्स जो है वो तो 35 है, पर शेड्यूल ट्राइब्स की सीट जो है 47 है। सर ऐसा क्यों? शेड्यूल कास्ट की सीट 35 और शेड्यूल ट्राइब की सीट 47। ऐसा इसलिए मेरे फ्रेंड्स, क्योंकि अगर मैं एमपी की बात करता हूं तो एमपी में जो शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन है वो कितनी है? 15.6%। बट जो शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन है फ्रेंड्स वो कितनी है? 21%। ठीक है, मतलब एमपी में शेड्यूल कास्ट से ज्यादा पॉपुलेशन किसकी है? शेड्यूल ट्राइब की है, नियर अबाउट 21% है। एंड डेफिनेटली ट्राई टू अंडरस्टैंड हमें क्या करना है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग हैं उनकी जो वॉइस है उसे पार्लियामेंट में पहुंचाना है। तो ये डेफिनेटली पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग पहुंचना चाहिए। अगर पॉपुलेशन शेड्यूल कास्ट की ज्यादा है तो सीट्स शेड्यूल कास्ट की पार्लियामेंट में ज्यादा होनी चाहिए। अगर पॉपुलेशन शेड्यूल ट्राइब की ज्यादा है तो शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है उसकी जो वॉइस है वो ज्यादा होनी चाहिए। सो इसके अकॉर्डिंग ये करा गया है। आप जैसे ये मैंने आपके लिए एक स्लाइड डाली है, इसमें आप देख सकते हैं ये वाली स्लाइड इंडिया लेवल की है और ये वाली साइड जो है एमपी की है। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि 35 कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो हैं, 35 जो हमारे विधानसभा रीजन्स हैं वो क्या करे गए हैं? रिजर्व करे गए हैं शेड्यूल कास्ट पीपल के लिए। एंड अदर देन दैट एसटी के लिए कितने हैं एमपी में? ये मैं आपको बता ही रहा हूँ, 47 है। रीजन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब ये देखिए 84 और 47। अब इसमें से बीजेपी ने कितनी जीती, कांग्रेस ने कितनी जीती, ये सब आपके काम का नहीं है, बट स्टिल मिल रहा था तो मैंने कहा मेंशन कर दिया जाए। हमारे काम की बात है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सीट्स 84 और 47। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग सर आर्टिकल 331 कहाँ है? आप फिर से एक आर्टिकल खा गए। सो फ्रेंड्स मैं खा नहीं गया हूँ, वो एक्चुअली अब हमारे काम का ही नहीं रहा। आर्टिकल 331 जो है एंग्लो इंडियन का हुआ करता था। अब मुझे एक बात बताइए, एज आई टोल्ड यू ऑन आर्टिकल 80, क्या आर्टिकल 81 क्या एंग्लो इंडियन अब हमारे यहाँ है? डेफिनेटली नॉट। एंग्लो इंडियन का प्रोविजन क्या कर दिया गया है? कैंसल आउट कर दिया है। जब एंग्लो इंडियन का प्रोविजन ही हटा दिया गया है तो मुझे बताइए कि क्या एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्वेशन रखने का कोई सेंस है? डेफिनेटली नॉट। इसलिए आर्टिकल 331 अब किसी काम का नहीं है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 333। तो ये भी फ्रेंड्स किससे डील करता है? एंग्लो इंडियन से डील करता है और डेफिनेटली इसका भी बहुत ज्यादा सेंस अब नहीं बचेगा। तो इसलिए ये आर्टिकल्स 331 और 333 में आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। अब नेक्स्ट इज आर्टिकल 334। मुझे बताइए, आपने कई बार सुना होगा जो पार्लियामेंट है उसमें ये डिमांड उठती रहती है रिजर्वेशन खत्म करो, रिजर्वेशन खत्म किया जाना चाहिए। क्या आप जानते हैं रिजर्वेशन कब से दिया गया है और खत्म करना की बात कैसे क्या होती है? तो समझिएगा फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं तो जो हरिजन समाज था, जो SC STs थे, उनके अगर सबसे बड़े समर्थक की मैं बात करूं तो डेट वॉज वी ऑल नो B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर खुद क्या थे दोस्तों? एक दलित थे। दैट्स वाई ही हैड ह्यूज सिंपैथीज विद दिस कम्युनिटी। सो उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म किया था फ्रेंड्स, उसमें लेट मी टेल यू, उसमें SC और STs के लिए रिजर्वेशन की बात तो करी गई थी, बट स्टिल वो ऐसा नहीं चाहते थे कि ये रिजर्वेशन बना रहे। वो ये रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ क्या है, 10 साल के लिए फ्रेंड्स देना चाहते थे। यस, 1950 के बाद वो ये रिजर्वेशन सिर्फ 10 इयर्स के लिए देना चाहते थे, यानी 1960 तक देना चाहते थे। ऐसा क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स समझिएगा, जो B.R. अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है उसमें वो हमेशा किसकी बात करते हैं? इक्वलिटी की बात करते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वलिटी? इक्वलिटी का मतलब होता है कि किसी भी तरह के डिफरेंसेस क्या किए जाएंगे? फिनिश आउट किए जाएंगे। पर अगर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो ये डिफरेंसेस फिनिश हो रहे हैं कि बढ़ रहे हैं? डेफिनेटली फ्रेंड्स रिजर्वेशन क्या करता है? डिफरेंस को बढ़ाता है। क्योंकि एक व्यक्ति, जैसे मान लीजिए सपोज ये 3 लोग हैं, ये बहुत अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और ये 3 लोगों को प्रमोशन 5 साल में मिलना है, बट रिजर्वेशन के कारण इस पर्सन को 5 की जगह 3 इयर्स में ही क्या हो जाएगा? रिजर्वेशन मिल जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर ये गलत नहीं है, ये इनइक्वलिटी है। सो फ्रेंड्स ये इनइक्वलिटी नहीं है। एक्चुअली द थिंग इज, ट्राई टू कंसिडर, एक आप हैं जो प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस विद प्रॉपर नोट्स जो हैं वो ले रहे हैं, और एक दूसरा ट्राइबल पर्सन है
जो जंगल में रहता है, जिसके पास इंटरनेट तक का एक्सेस नहीं है, जिसके पास कोई बुक नहीं है। मुझे बताइए, क्या आप दोनों लोग अगर एग्जाम देने जाते हैं तो दोनों के लिए बराबर मार्क्स लाना क्या बराबरी है? डेफिनेटली नॉट। इनइक्वलिटी अमंग अनइक्वल इटसेल्फ अमाउंट टू इनइक्वलिटी, पार्ट 1 में मैंने क्लियर करा था। तो ये क्या है? इनइक्वलिटी है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है सर? क्या हमेशा रिजर्वेशन ही देते रहें? डेफिनेटली नॉट। आपको जो रिजर्वेशन है वो टाइम बीइंग के लिए देना है, एंड आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, आपको रिजर्वेशन को क्या करना है? खत्म करना है। पर सर कैसे खत्म करेंगे रिजर्वेशन को? तो उसके लिए फ्रेंड्स करना क्या होगा, जो लोग पीछे रह गए हैं उन्हें क्या होगा, उन्हें मेन स्ट्रीम में लाना होगा। और जब वो मेन स्ट्रीम में आ जाएंगे तो रिजर्वेशन का रिक्वायरमेंट क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्योंकि क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ब्राह्मण, ये जो क्लासिफिकेशन बना था, इसकी जो सेंस है इसका वो खत्म हो जाएगा, सब रियलिटी में इक्वल हो जाएंगे। बट अगर मैं बात करूं सच्चाई की, तो फ्रेंड्स जैसा बी आर अम्बेडकर ने सोचा था वैसा हो नहीं पाया। आखिर हम जैसा सोचते हैं वैसा कहाँ हो पाता है। तो रिजर्वेशन आज भी जारी है। 70 इयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस आज भी रिजर्वेशन क्या है? कंटिन्यू है। अब आप सोचेंगे कि सर ऐसा क्यों? 70 इयर्स बाद भी रिजर्वेशन कंटिन्यू क्यों हो रहा है? सो फ्रेंड समझेगा, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि अगर किसी एक व्यक्ति को एक बार रिजर्वेशन मिल जाता है और वो अगर ऊपर उठ जाता है, सो प्रॉब्लम यहाँ आती है। सपोज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि सपोज मैं एक शेड्यूल कास्ट का पीपल हूँ, पर्सन हूँ, और मुझे रिजर्वेशन मिला। रिजर्वेशन से मैं कलेक्टर बन गया। अब मुझे बताइए, क्या मेरी जो ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, ठीक है, जो मेरी आगे की जो जनरेशन्स है, क्या उन्हें अब रिजर्वेशन का रिक्वायरमेंट है? डेफिनेटली नॉट। और मुझे एक बात बताइए, मैं एक शेड्यूल कास्ट पर्सन हूं पर मैं कलेक्टर बन चुका हूं, और एक दूसरा शेड्यूल कास्ट पर्सन है जो आज भी जंगलों में रह रहा है। क्या हम दोनों की में अगर क्या कहते हैं फाइट होगा तो कोई इक्वलिटी होगी? डेफिनेटली नॉट। और मेरे जो पूरे के पूरे परिवार है उसमें सबको रिजर्वेशन मिल रहा है, तो मैं सबको बेनिफिट दूंगा कि नहीं दूंगा? डेफिनेटली यस। तो हमारे सिस्टम में मेरे अकॉर्डिंग, ये मेरे व्यूज है, प्रॉब्लम ये जाती है कि क्या होता है, जो रिजर्वेशन है वो एक ही पर्सन को बार बार मिलता जाता है। तो जिस रूट लेवल पर रिजर्वेशन को पहुंचना चाहिए उस रूट लेवल पर वो पहुंच नहीं पा रहा है, जिसके कारण आज 70 इयर्स बाद भी रिजर्वेशन क्या है? कंटिन्यू हो रहा है। एंड अभी इसी साल हम 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाए हैं, जिससे हमने रिजर्वेशन को 60 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दिया है। और आई गेस 2030 में वापस से एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आएगा जो कि रिजर्वेशन को 70 साल से बढ़ाकर 80 साल कर देगा। आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो आर्टिकल जिससे रिजर्वेशन जो है वो क्या होता है, लोकसभा राज्यसभा में कंटिन्यू होने की बात होती है। अदर देन दैट कंफ्यूज मत होइएगा, हमने आर्टिकल 16 में भी रिजर्वेशन पढ़ा है, पर वो एम्प्लॉयमेंट का रिजर्वेशन है। सो अगर इट इज अ वेरी गुड थिंग टू बी आस्क्ड कि अगर आपसे एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड रिजर्वेशन पूछे तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 16। और अगर आपसे पार्लियामेंट लेजिस्लेटिव असेंबली रिलेटेड रिजर्वेशन पूछे तो आंसर क्या होगा? आर्टिकल 334। आई गेस आपको ये बहुत अच्छे से अब क्लियर हो गया होगा। अब 334 के बाद हम नेक्स्ट आते हैं, और क्या करें? अब देखिए सर, हमने जैसा आपने कहा 16 में बात कर ली एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन की, हमने 330 332 में बात कर ली किसकी रिजर्वेशन की? ये वाले रिजर्वेशन की, पार्लियामेंट के, लोकसभा राज्यसभा के रिजर्वेशन की। बट क्या इतना सफिशिएंट है? नहीं है। सर क्यों नहीं है? एक्सप्लेन कीजिए जरा। सो फ्रेंड्स ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या होता है। जैसा हमने प्रीवियस आर्टिकल्स में पढ़ा था, जो पार्लियामेंट होती है उसमें लोग क्या होते हैं? हमारे द्वारा इलेक्ट होते हैं। अब ये जो हमारे द्वारा लोग इलेक्ट होते हैं, ये पहले क्या होते हैं? कॉमन सिटीजन्स होते हैं। तो इनको जो टेक्निकलिटीज रहती है उसका कोई बहुत डेप्थ नॉलेज नहीं होता है। अब क्योंकि इन्हें टेक्निकलिटीज का बहुत डेप्थ नॉलेज नहीं है, समझिएगा, इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का ही बहुत डेप्थ नॉलेज नहीं है। अब जब इन्हें एडमिनिस्ट्रेशन का ही बहुत डेप्थ नॉलेज नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? भाई इनको बताना पड़ेगा। अदर जो कम्युनिटीज हैं, अदर जो कमीशंस हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन्हें हेल्प करनी पड़ेगी और बताना पड़ेगा
कि पार्लियामेंट को क्या क्या काम करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करा जाता है, हमारे यहाँ अलग अलग बॉडीज जो है एज यू ऑल नो बनाई गई है। जैसे प्रीवियस सेशंस में हमने अलग अलग बॉडीज पढ़ी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हमने सीएजी पढ़ा है, हमने इलेक्शन कमीशन पढ़ा है, हमने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा है, हमने जो है अटॉर्नी जनरल पढ़ा है। ये सब क्या करते हैं, ये सब गवर्नमेंट को क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। एंड इवन इफ आई टॉक अबाउट सीएजी, तो सीएजी क्या करता है, प्रेसिडेंट को एक एनुअल रिपोर्ट देता है। और यूपीएससी भी क्या करता है, प्रेसिडेंट को एक एनुअल रिपोर्ट देता है, जिसके थ्रू ये क्या करते हैं, पार्लियामेंट को नोटिस करवाते हैं कि कौन से टेक्निकल वर्क है जिस पर उन्हें लॉ बनाना है। तो ये चीजें हमने यूपीएससी और सीएजी के बारे में समझी है। सो इन द सेम वे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पीपल है, इनके लिए भी क्या होगा, हमें ऐसी बॉडीज बनानी पड़ेगी जो क्या करे, इनकी आवाज जो है वो बकायदा पार्लियामेंट तक पहुंचाए। बट एज वी नो, यूपीएससी और सीएजी ये दोनों क्या कहते हैं, पार्लियामेंट का पार्ट नहीं है। तो इसीलिए क्या करते हैं, ये प्रेसिडेंट को अपनी रिपोर्ट देते हैं। और प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट कहाँ ले डाउन करता है, एज वी नो प्रेसिडेंट वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में क्या करता है, शो करता है। और वहां पर प्रेसिडेंट और गवर्नमेंट दोनों क्या करते हैं, ये बताते हैं कि ये सीएजी, यूपीएससी, एनसीएससी, एनसीएसटी, इनकी कौन सी रिकमेंडेशंस एक्सेप्ट करी गई है और कौन सी रिकमेंडेशंस डिनाई कर दी गई है। ये जो आपके सामने फ्रेंड स्लाइड नजर आ रही है आपको, इसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो लोग हैं, उन्होंने क्या करा है, साल भर एनालाइज करके शेड्यूल कास्ट पीपल जो है उनकी रिक्वायरमेंट्स को इकट्ठा करके उसके ऊपर क्या करी है, एक प्रॉपर लिस्ट बनाई है। और इस प्रॉपर रिपोर्ट को उन्होंने क्या करा है, प्रेसिडेंट को शोकेस करा है कि आप इसे पार्लियामेंट में क्या करें, पेश करें। आई गेस आप समझ गए होंगे और क्या करना होगा, हमें यूपीएससी सीएजी जैसी एक बॉडी बनानी होगी जो क्या करे, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पीपल जो हैं उनके जितने भी प्रॉब्लम मैटर्स हैं उन सबको क्या करे, सबको पार्लियामेंट में नोटिस करवाए। अब इसकी भी लेकिन फ्रेंड्स क्या है, एक प्रॉपर हिस्ट्री है जिससे ये सब क्या है हमारे इंडिया में एक्चुअली में पॉसिबल हो पाया है। इफ आई टॉक अबाउट द हिस्ट्री, सो फ्रेंड्स क्या होता है, एक स्पेशल ऑफिसर जो है वो अपॉइंट किया जाता है। अब ये जो स्पेशल ऑफिसर है ये किसके अंडर वर्क करता है, आर्टिकल 338 के अंडर वर्क करता है। और ये स्पेशल ऑफिसर जो है कमिश्नर पोस्ट का होता है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब सब दोनों के लिए क्या करता है, प्रॉपर रिपोर्ट बनाता है और पार्लियामेंट को बताने का भी काम करता है। बट हमारी इंडिया तो एक डेमोक्रेसी है। और अगर हम बात करें, एज वी हैव सीन, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की जो पॉपुलेशन है वो हमारी इंडिया की पॉपुलेशन की नियर अबाउट 24% है। मतलब 25 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की हम बात कर रहे हैं। तो क्या 25 करोड़ से ज्यादा लोगों के लिए डिसीजन लेने वाला इकलौता ऑफिसर रहेगा, तो क्या ये ठीक होगा? डेफिनेटली नॉट। इसी बात को समझा गया और 1987 में क्या करा गया फ्रेंड्स, कई सारे मेंबर्स पार्लियामेंट के जब प्रेशराइज करे तो क्या करा गया, एक मल्टी मेंबर कमीशन बनाई गई। ये मल्टी मेंबर कमीशन जो है ये क्या करती है, ये पूरा साल वर्क करती है और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब पीपल के लिए पूरा का पूरा प्रॉब्लम सारी आइडेंटिफाई करती है। एंड एज आई टोल्ड यू, ये सुप्रीम कोर्ट में क्या करती है, बताने, सुप्रीम कोर्ट का सॉरी, ये पार्लियामेंट में क्या करती है, उसे नोटिस करवाती है। बट यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। प्रॉब्लम ये है कि हमने ऐसा करके 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1990 में एक बॉडी तो बना दी, दैट इज एनसीएससी और एनसीएसटी। बट मुझे ये बताइए कि शेड्यूल कास्ट के लोग और शेड्यूल ट्राइब के लोग, क्या ये दोनों सिमिलर हैं? डेफिनेटली नॉट। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लोग दोनों की दोनों सिमिलर नहीं है। दोनों में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। जब दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, एज यू अंडरस्टूड, शेड्यूल कास्ट पीपल वो होते हैं जो इनको हम शूद्र कहते हैं, जिन्हें हमने मेन स्ट्रीम में आने से सदियों तक रोक रखा है। शेड्यूल ट्राइब पीपल वो होते हैं जो इतने ज़्यादा बैकवर्ड हैं कि वो आदिवासियों की तरह जंगल में रहते हैं। तो ये दोनों कम्युनिटीज तो अपने आप में ही क्या है, डिफरेंट है।
और हम कह रहे हैं कि हमने 65 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1990 में इनके लिए एक बॉडी बना दी। पर क्या एक ही बॉडी होना जस्टिफाइड है? डेफिनेटली नॉट। तो इसीलिए बात समझी गई और दोनों के लिए क्या करा गया, सेपरेट बॉडीज बनाई गई। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिससे ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, ट्राई टू सी वेरी केयरफुली, जिससे क्या करा गया, एनसी एससी एंड एसटी, एनसी एससी एंड एसटी जो एक सिंगल बॉडी थी, इसको बाइफर्केट करा गया दो बॉडीज में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब में। तो ये दो बॉडीज में क्या हो गई, बाइफर्केट हो गई। तो यहाँ बड़ा कंफ्यूजन होता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या क्या समझाया। सबसे पहले एक स्पेशल ऑफिसर होता था, फिर स्पेशल ऑफिसर के बाद क्या करा गया, एक सिंगल बॉडी बनाई गई, एनसी एससी एंड एसटी। फिर समझा गया कि इसको भी दो पार्ट में तोड़ देना चाहिए, तो दो बॉडी कर दी गई, एनसीएससी और एनसीएसटी। तो अगर आपसे पूछे स्पेशल ऑफिसर फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, एनसीएससी एंड एसटी 1990 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, और अगर पूछे एनसीएससी एंड एसटी, एनसीएससी एंड एनसीएसटी सेपरेट बॉडीज, तो 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2004। और फ्रेंड्स, आप याद भी रख सकते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हमने पढ़ा था। कमेंट करके बताइए किसके बारे में था। चलिए अब बात करना हम शुरू करते हैं दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की। अब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट की अगर मैं बात करूं, तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब क्या होगा, डेफिनेटली आई गेस आप सब जानते हैं, ऐसी बॉडी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या करा जाए, मेंशन करा जाए। अब इसका नाम देखिए दोस्तों क्या है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, एनसीएससी। तो डेफिनेटली ये किसको सेफगार्ड करेगी, जो शेड्यूल कास्ट है हमारे यहाँ उसी को क्या करेगी, सेफगार्ड करेगी। नाउ यू अगेन मस्ट बी थिंकिंग, सर 334 के बाद 335, 6 और 7 का क्या। सो दीज आर्टिकल्स आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं इनका नाम तक नहीं ले रहा हूं, आप डायरेक्ट में चेकआउट कर सकते हैं। अब ये कमीशन जो है बनाई क्यों जा रही है, ये तो आप समझ गए। ये कमीशन इसलिए बनाई जा रही है ताकि प्रेसिडेंट को क्या मिल पाए, रिपोर्ट मिल पाए, एक्सपर्टीज से मिल पाए। सो फ्रेंड्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड होता क्या है, जो एससी कम्युनिटी है उस पे क्या होता है, लगातार आज भी अगर हम बात करें तो जो विलेजेस वगैरह हैं वहां पर उनके साथ बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो ये कम्युनिटी क्या बनती है, उनकी फर्स्ट हैंड वॉइस बनती है। ये कम्युनिटी पूरी कंट्री में लगातार क्या करती है, ऑब्जर्व करती है कि कहाँ कहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पीपल हैं, भाई उनका जो रहन सहन है वो कैसा चल रहा है, उनके साथ लोग जो है किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगर कोई भी इन्हें कंप्लेन आती है, ये देखिए यहाँ पर, अगर इन्हें कोई भी कंप्लेन आती है, सो उस कंप्लेन की स्थिति में ये क्या करती हैं, समन करती हैं जो भी पर्सन के खिलाफ कंप्लेन आ रही है कि उसको लाया जाए। इसके अलावा इनके पास पावर होती है, जो भी पब्लिक रिकॉर्ड ये चाहते हैं एससी एसटी कम्युनिटी से जुड़े, वो सीधे ये सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, मांग सकते हैं। तो पब्लिक रिकॉर्ड मांगना, लोगों को समन भेजना, कोई भी इंफॉर्मेशन पार्लियामेंट से गैदर करना, ये सब इनके पास क्या है, पावर्स हैं। तो जो शेड्यूल कास्ट पीपल है उनके से रिलेटेड जितनी भी मॉनिटरिंग होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है, वो करने का ये काम करते हैं। जो भी कंप्लेंट्स आती है कि इस फलाना एरिया में शेड्यूल कास्ट पीपल का बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, उस कंप्लेंट को इन्वेस्टिगेट करने का काम करते हैं। और इसके अलावा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए कोई डैम बन रहा है, सो जब डैम बनता है तो ट्राइबल पीपल को क्या करा जाता है, एक जगह से दूसरी जगह हटाया जाता है। सो ऐसे टाइम पे क्या होता है दोस्तों, बहुत ज्यादा नुकसान जो है ट्राइबल पीपल्स को झेलना पड़ता है। तो ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करती है, वॉइस का वर्क करती हैं। ये गवर्नमेंट को बताती हैं कि भाई ऐसे स्टेटस में एडवाइस करती हैं, मार्क माय वर्ड्स, एडवाइस करती हैं कि क्या किया जाना चाहिए, किस तरीके से क्या कहते हैं इनको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए, और क्या क्या फैसिलिटीज इनके लिए रिक्वायर्ड है जो इनको अवेलेबल कराई जानी चाहिए। इसके अलावा एज आई टोल्ड यू, ये रेगुलर प्रेसिडेंट को क्या करती हैं, रिपोर्ट करती हैं, और जो भी एससीज के वेलफेयर के लिए रिक्वायर्ड स्टेप्स होते हैं उनको उठाने का काम करती है।
मतलब आपको अगर आप एक एससी या एसटी कम्युनिटी की हो और आपको किसी भी प्रकार की वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन या कुछ भी क्या कहते हैं एक्सप्लॉयटेशन फेस करना पड़ रहा है, तो आप डायरेक्ट इस कमीशन के पास जाइए। इसके पास शेड्यूल कास्ट पीपल्स के लिए कोर्ट लेवल पे डिसीजन लेने की पावर्स जो है नियर अबाउट होती हैं। आई गेस काफी अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये जो शेड्यूल कास्ट है, ये किस किस की बनी होती है? तो ये जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है फ्रेंड्स, अंडरस्टैंड कीजिए, अभी 5वां नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट चल रहा है। इनका टेन्योर जो है वो 3 इयर्स का होता है। आप कैलकुलेट कर लीजिए, 2004 से 2007, 7 से 10, 10 से 13, 13 से 16, 17 और 17 से 20, कितने हो गए? 5। 13 के बाद सीधा 17 में बनाया गया है। अब इसका रीजन हमारे कोई बहुत काम का नहीं है कि हम इतनी डिटेल में जाएं। तो प्रेजेंटली 5वां नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट चल रहा है, जिसके चेयरमैन है डॉक्टर राम शंकर कथेरिया। अब इसमें होता क्या है फ्रेंड्स, इसमें एक चेयरमैन होता है और एक वाइस चेयरमैन होता है, और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के अलावा क्या होते हैं, 3 मेंबर्स होते हैं। अब पीएससी एग्जाम्स में ये काफी क्लियरली पूछ लिया जाता है कि ये कितने मेंबर्स की कमीशन होती है और इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और 3 अदर मेंबर्स। अब मुझे एक बात बताइए, एज यू हैव अंडरस्टूड, जैसे कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, क्या वैसे की वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी होगी? डेफिनेटली फ्रेंड्स, वैसे के वैसे ही नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब भी हमारे यहाँ है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब क्या है? ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जो क्या करती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वर्क करती है, पर किसके? शेड्यूल कास्ट के नहीं, शेड्यूल ट्राइब के। सर, शेड्यूल कास्ट की जो कमीशन है और ये कमीशन है, इसमें क्या डिफरेंस है? तो फ्रेंड्स, ये नियर अबाउट क्या है, सेम है। डिफरेंस सीधा सीधा ये है कि वो टारगेटेड है किस पर? शेड्यूल कास्ट पर। ये टारगेटेड है किस पर? शेड्यूल ट्राइब पर। और उनका काम जो है, इससे फर्क क्या पड़ता है तो फ्रेंड्स समझिएगा। अब जैसे अगर मैं बात करूं, आपकी क्लासेस लग रही है, अब एक फैकल्टी आपको कंप्यूटर पढ़ा रही है, एक फैकल्टी आपको कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रही है और एक फैकल्टी आपको एनवायरनमेंट पढ़ा रही है। अब मुझे बताइए, क्या ये सारे सब्जेक्ट एक फैकल्टी पढ़ा सकता है? वाई नॉट? डेफिनेटली एक ही व्यक्ति एक से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, बट स्टिल आपको अलग अलग फैकल्टीज अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अवेलेबल कराई गई है। क्यों फ्रेंड्स? वो इसलिए ताकि एक व्यक्ति एक ही सब्जेक्ट पे क्या करे, कॉन्सेंट्रेट करे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो मेरा पूरा ध्यान रहता है कि मैं आपके लिए क्या स्लाइड्स लेकर आऊं, क्या फोटोज मैं आपके लिए डालूं, क्या चीजें मैं आपको बताऊं जिनसे आपको जो है ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आए। तो उसी तरह से एक कमीशन शेड्यूल कास्ट के लिए वर्क करेगा, एक कमीशन शेड्यूल ट्राइब के लिए वर्क करेगा। अब क्योंकि दोनों सेम ईयर 2004 में ही बने हैं, तो इसका भी कौन सा वाला चल रहा है? 5th चल रहा है। ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन है अभी? नंद कुमार साई। ये देखिए फ्रेंड्स, इस स्लाइड में ये नंद कुमार साई जी हैं, जो इस फोटो में चार्ज अजूम कर रहे हैं किसका? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के चेयरमैन का। सर, इसकी कंपोजिशन डेफिनेटली फ्रेंड्स वो भी सेम है, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरपर्सन और उसके अलावा 3 फुल टाइम मेंबर्स। सर, इसके फंक्शंस फ्रेंड्स पूरी तरह से इसके फंक्शन सेम है। इन्वेस्टिगेशन करना, मॉनिटरिंग करना, कंप्लेंट्स के लिए समन करना, पब्लिक रिकॉर्ड्स की जांच करना, गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एडवाइस करना, रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के सामने पेश करना। ये सब फंक्शंस जो है इनके सेम है। तो आप एससी और एसटी दोनों में सेम फंक्शंस यूज कर सकते हैं, बट हाँ, नाम चेंज करना मत भूलिएगा। पता पड़ा आपने नाम भी सेम ही मेंशन कर दिया, तो उस स्थिति में फ्रेंड्स दिक्कत हो जाएगी। नाउ इसके आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट इज नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। सर, ऐसा क्यों? एससी और एसटी को ही रिजर्वेशन देने की हम बात करते हैं, तो ये बैकवर्ड क्लास का कहां से आ गया? सो फ्रेंड्स, अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो आपको पहले हिस्ट्री समझनी पड़ेगी। जब आप बैकवर्ड क्लासेस की हिस्ट्री समझेंगे, तभी आप इसको अच्छे समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स समझिएगा, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो उसमें सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, इन दोनों को ही क्या करा गया था? रिजर्वेशन दिया गया था। बट लेट मी टेल यू,
अगर हम शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को हटा दें तो भी नियर अबाउट 50% पॉपुलेशन हमारे यहाँ क्या है, ओबीसी है फ्रेंड्स। हमारे यहाँ नियर अबाउट 50% पॉपुलेशन क्या है, ओबीसी है। एंड दैट्स अ ह्यूज नंबर, जिसको हम अदर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं। अब ये जो अदर बैकवर्ड क्लासेस है, बाद में फील हुआ कि इनके लिए भी क्या होना चाहिए, वर्क होना चाहिए। तो इनके लिए क्या करा गया, 1950 में और 1970 में कमीशंस बनाई गई। एक बनाया गया काका कलेलकर कमीशन और दूसरा बनाया गया बीपी मंडल कमीशन। तो 1950 और 1970s में क्या करा गया, कमीशन बनाई गई काका कलेलकर और बीपी मंडल कमीशन। अब ये दोनों जो कमीशंस हैं, इनका अगर मैं बात करूं तो इन्होंने क्या करा, भाई काम करना शुरू करा। बट एक बात बताइए, क्या इनके लिए कोई लॉ वगैरह की मैं बात कर रहा हूँ? डेफिनेटली नॉट। तो ये कैसी बॉडी थी, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। अब नॉन स्टैट्यूटरी होने से क्या प्रॉब्लम है फ्रेंड्स, नॉन स्टैट्यूटरी होने से प्रॉब्लम ये है कि इनके लिए पार्लियामेंट में कोई लॉ तक नहीं बनाया गया। अब जब इनके लिए कोई लॉ नहीं बनाया गया, बस एक कमीशंस बना दी गई और इन्होंने अपनी रिकमेंडेशंस बस दे दी। फॉर एग्जांपल बीपी मंडल से रिलेटेड अगर आप आर्टिकल 16 पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता पड़ेगा कि एससी एसटीज के रिजर्वेशन के अलावा बीपी मंडल कमीशन कहता है कि 27% ओबीसी को रिजर्वेशन देना चाहिए। मतलब एग्जैक्टली अगर मैं कहूँ तो 15% एससी, 7.5% एसटी और 27% ओबीसी। इंडिया लेवल पर बीपी मंडल कमीशन ये रिजर्वेशंस देने की बात करता है। अगर आप बुक्स में देखेंगे तो आर्टिकल 16 में आपको बीपी मंडल डेप्थ में मिल जाएगा। और ये कैसी कमीशंस थी, नॉन स्टैट्यूटरी कमीशंस थी। तो इनकी रिकमेंडेशंस पे अगर मैं सच बोलूँ तो बहुत ज्यादा कोई वर्क हुआ नहीं। अब जब इन पे बहुत ज्यादा वर्क नहीं हुआ, तो अब वर्क नहीं होने की एक वजह और ये भी है कि बीपी मंडल कमीशन 1979 में आई थी और उस समय क्या हुआ था, जो मोरारजी देसाई जी की सरकार थी वो गिर गई थी। तो उनके गिरने से इस कमीशन की सिफारिशें भी दोस्तों क्या हुई, गिर ही गई। ठीक है। अब लेकिन अगर हम बात करें 1992 की, तो 1992 में असल में एक केस हुआ दोस्तों, इंदिरा साहनी केस। ये केस असल में 1991 की पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के कारण हुआ था। 1991 की पीवीसी जो पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट है, उन्होंने रिजर्वेशन ग्रांट कर दिया था ओबीसीज को। और इस रिजर्वेशन पे क्या हुआ था, काफी सारी हॉकटॉक हो गई थी। और इसके अलावा उनके पहले के विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने भी ओबीसीज को रिजर्वेशन ग्रांट करा था। बट कुछ लोग इसके फेवर में थे, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं थे। तो 1992 में एक लैंडमार्क जजमेंट आया, दैट इज इंदिरा साहनी केस। उसमें क्या हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर 50% का क्या होना चाहिए, कैप होना चाहिए। 50% से ऊपर रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो बैकवर्ड क्लासेस है यानी ओबीसीज जो है, इनके लिए भी क्या बनाई जानी चाहिए, एक परमानेंट बॉडी बनाई जानी चाहिए जो लगातार क्या करे, एनसीएसटी और एनसीएसटी इन दोनों की तरह ही वर्क करे और बकायदा गवर्नमेंट को क्या करे, लगातार एडवाइस करे। इसी को फॉलो करते हुए पार्लियामेंट ने क्या करा, एनसीबीसी क्लासेस एक्ट बनाया 1993 में। अब पार्लियामेंट जब लॉ बनाती है तो फ्रेंड्स वो क्या होता है, स्टैट्यूटरी होता है। स्टैट्यूटरी मतलब इसे लीगली क्या करा गया है, मान लिया गया है। बट स्टिल एक बात समझिए, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। और जब कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल होती है तब उसके पास पावर्स क्या होती हैं, ज्यादा होती है। और जब कोई बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होती है तो उसके पास पावर्स क्या होती है, थोड़ी कम होती है। स्टैट्यूटरी मतलब पार्लियामेंट के हाथ में है, जब चाहे बनाओ, जब चाहे हटा दो, जब चाहे जो चाहे जैसे चाहे कर दो। सो इसी को अंडरस्टैंड करते हुए क्या करा गया, 123rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है लाया गया। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, आप लोग हैरान रह जाएंगे 123 देख के, सर आप तो बताते हैं कि टोटल 104 ही अमेंडमेंट्स हुए हैं, तो फिर ये 123 कैसे आ गया? सो फ्रेंड्स, ये 123 नंबर का क्या है, बिल है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो 103 102 ही होगा। ये बिल है, इसलिए क्या करा गया है, इसमें नंबर ज्यादा चढ़े हुए हैं।
क्योंकि इफ यू रिमेम्बर मैंने समझाया था कि बिल्स जो है लोकसभा राज्यसभा में आते हैं और बिल्स अगर पास हो जाते हैं तो फिर वो क्या बनते हैं, एक्ट बनते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स टोटल कितने हैं, 104 ही हैं। ये बिल बता रहा हूं मैं कि 123 नंबर का क्या लाया गया, बिल लाया गया। एक्ट तो ये 102 103 नंबर का ही होगा, ठीक है। तो ये बिल किस लिए लाया गया, ताकि क्या हो, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है वो एनसीबीसी को मिल पाए। और कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस का मतलब सीधी बात है, ये भी क्या हो जाएगी, एनसीएससी और एनसीएसटी की तरह ही क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाएगी। आई गेस आपको काफी अच्छे से ये समझ में आया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है उसके लिए क्या किया गया है। अब ये सब किस में दिया है फ्रेंड्स, इसके लिए एक नया आर्टिकल भी जोड़ा गया है। ये देखिए 338 बी, और इसमें देखिए अमेंडमेंट 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इसके जरिए क्या करा गया है, बैकवर्ड क्लासेस के लिए सेम जैसा आपने एनसीएससी में समझा है, एनसीएसटी में समझा है, सेम वैसा ही जो ओबीसीज हैं, अदर बैकवर्ड क्लासेस है, उनके लिए क्या करा गया है, कमीशन बना दिया गया है। इसके चेयरपर्सन कौन है भाई, डॉक्टर भगवान लाल साहनी है। सर इसका क्या कहते हैं स्ट्रक्चर, तो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर वही सेम टू सेम है। 5 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन, एक वाइस चेयरपर्सन, और इसके अलावा 3 अदर मेंबर्स होते हैं। सबको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। सर आपने एनसीएससी और एनसीएसटी में क्लियर नहीं करा तो फ्रेंड्स समझिएगा, इन सारी कमीशंस को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। सर ऐसा क्यों, फ्रेंड्स हम जानते हैं सेंट्रल लेवल पर हेड ऑफ स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है। तो डेफिनेटली सेंट्रल लेवल पर सारे अपॉइंटमेंट्स कौन करेगा, प्रेसिडेंट ही करेगा। सर ये स्टेट लेवल पे भी वर्क करती है क्या, डेफिनेटली अगर स्टेट लेवल से रिलेटेड कोई मैटर होता है तो ये स्टेट लेवल पे भी क्या होती है, रिपोर्ट सबमिट करने का काम करती है। तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस में समझता हूं आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। पर सर वी हैव अ क्वेश्चन, कौन सी कमीशन शेड्यूल कास्ट है, कौन सी कमीशन शेड्यूल ट्राइब है, ये कैसे डिसाइड होगा सर। तो फ्रेंड्स इसके लिए भी आप समझिए सर्वे सर्वा होल एंड सोल पावर कौन है, प्रेसिडेंट है। बट अगर मैं प्रेसिडेंट कहता हूं तो इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, और जब मैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहता हूं तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर होता है। पार्ट 5 में हम बहुत अच्छे से क्लियर आउट कर चुके हैं कि प्रेसिडेंट का नेम यूज होता है, बट पावर प्रेसिडेंट का मतलब किसके पास होती है, मिनिस्टर्स के पास होती है। और मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो मिनिस्टर्स मतलब पावर किसके पास होती है, प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342 की, तो आर्टिकल 341 जो है, अब आप कहोगे सर 339, फ्रेंड्स वो 339 आर्टिकल हमारे यूज का नहीं है, इसलिए मैंने छोड़ दिया है। अब आर्टिकल 341 क्या कहता है, प्रेसिडेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरी, मतलब किसी भी स्टेट और किसी भी यूनियन टेरिटरी में क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, किसी भी एरिया को क्या कर सकता है, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब कह सकता है। ये हमने पढ़ा था कहाँ, पार्ट 10 में। तो उसी तरह से किसी भी कास्ट के लोगों को, किसी भी रेस के लोगों को, किसी भी ट्राइब के लोगों को अगर शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब जो है डिक्लेयर करना है तो ये पावर किसके पास है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट के पास है। समझिए होता क्या है, जो कमीशंस रहती हैं वो कमीशंस क्या करती है, रिपोर्ट सबमिट करती हैं कि ये फलाना कास्ट जो है इसको भी क्या करना चाहिए, हमें रिजर्वेशन में देना चाहिए, इसको भी हमें रिजर्वेशन कैप के नीचे लाना चाहिए, क्योंकि ये भी क्या है, मेन स्ट्रीम से बहुत ज्यादा पीछे है। तो अगर किसी एरिया को डिक्लेयर करने की बात करें तो शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एरिया, ट्राइबल एरिया, ये किस में आएगा, पार्ट 10 में आएगा। बट फ्रेंड्स अगर किसी कास्ट, रेस या ट्राइब को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब डिक्लेयर करने की बात करें तो ये किस में आएगा, पार्ट 16 में आएगा। दोनों जगह पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। बट अगर हम बात करते हैं किसी स्टेट की, तो फ्रेंड्स हम जानते हैं स्टेट्स में हेड कौन होता है, गवर्नर होता है। सो अगर किसी स्टेट्स के अंदर क्या कहते हैं, अगर किसी स्टेट के अंडर कुछ काम करना है तो उसके लिए कंसल्टेशन किससे होगा, गवर्नर से होगा। आई गेस आपको ये बड़े आसानी से क्लियर होगा। और यूनियन टेरिटरी में तो होल एंड सोल पावर प्रेसिडेंट के पास ही होती है। सर ये 342 बी क्या है, 342 ए क्या है। सो फ्रेंड्स एक बात समझिए, हमने अभी क्या समझा, हमने अभी 3 लोगों को समझा है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और उसके अलावा अदर बैकवर्ड क्लासेस दैट इज ओबीसी।
पर जब हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी जो है उसके रिजर्वेशन की बात कौन करता है? उसके रिजर्वेशन की बात जैसा हमने देखा आर्टिकल जो है वो 16 में हो जाती है एम्प्लॉयमेंट में, पर उसके अगर हम बॉडी की बात करें तो उसकी नेशनल कमीशन फॉर क्या कहते हैं बैकवर्ड क्लास की बात भी हो जाती है आर्टिकल 338 बी में। पर इस पर भी तो सेम क्वेश्चन उठता है कि कौन सी कम्युनिटी को आप बैकवर्ड क्लास कहोगे और कौन सी कम्युनिटी को बैकवर्ड क्लास नहीं कहोगे। तो इसके लिए क्या करा गया, इसके लिए एक नया आर्टिकल जोड़ा गया, दैट इज आर्टिकल 342 ए। तो ये आर्टिकल 342 ए से क्या करा गया है, ये चीज जो है कंफर्म की गई है कि जैसा 341 और 342 के केस में प्रेसिडेंट जो है किसी भी कास्ट रेस या ट्राइब को शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कह सकता है, उसी तरह से किसी भी कास्ट को या ट्राइब को क्या करा जा सकता है भाई, बैकवर्ड क्लास की कैटेगरी में 342 ए से लाया जा सकता है। अब फ्रेंड्स आई गेस आपको बड़ा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, बट मैं आपको फिर से एक चीज बहुत अच्छे से हाईलाइट करा दूं, बहुत लोग ये गलती करते हैं। लेट मी टेल यू वंस अगेन कि जो 330 332 है इनमें रिजर्वेशन किसका है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का है। मतलब हमने ओबीसी रिजर्वेशन किसमें दिया है, स्कूल्स में दिया है, कॉलेजेस में दिया है, पार्लियामेंट में नहीं दिया है। ओबीसी रिजर्वेशन स्कूल्स में भी होता है, कॉलेजेस में भी होता है, एम्प्लॉयमेंट में भी होता है, पर पार्लियामेंट में ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होता है। ये चीज आपको प्रॉपरली अच्छे से याद रखनी है और क्लियर रखनी है। और आर्टिकल्स आपने समझ लिया, मैं एक बार फिर से भली रिवीजन में बता देता हूँ। 330 आर्टिकल में क्या है, रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट पीपल और शेड्यूल ट्राइब पीपल इन लोकसभा। फिर उसके बाद रुकिए मैं एक नई स्लाइड बना के बता देता हूँ, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। एक सेकंड फ्रेंड्स, हाँ देखिए 330 क्या है, लोकसभा में रिजर्वेशन किसका, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का। 332 में क्या है, विधानसभा में रिजर्वेशन किसका, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का। 334 में क्या है, रिजर्वेशन का कंटिन्यूएशन पीरियड, दैट इज 70 ईयर्स। फिर 338 में क्या है, एनसी एससी। 338 ए में क्या है, डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करा गया था, कौन से नंबर का, 89 नंबर का, हाँ जी। और ये एनसी एससी के लिए 65 नंबर का, ठीक है, हाँ जी। फिर 338 क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, बी आ जाएगा। 338 बी में क्या है, एनसीबीसी। एनसीबीसी के लिए अमेंडमेंट 102। फिर उसके बाद 341 342। 341 में क्या है, शेड्यूल कास्ट। 342 में क्या है, शेड्यूल ट्राइब। और इसके अलावा 342 ए, 342 ए में क्या है, बैकवर्ड क्लासेस। तीनों के लिए पावर किसके पास है, तीनों के लिए पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट के पास है। बच्चा एक 340 जो डिस्कस नहीं करा, तो फ्रेंड्स एक्चुअली 340 क्या है, ये वो आर्टिकल है जिससे पावर मिलती है कि कोई भी कमीशन ये बना सकते हैं। 340 में ये बात की गई है कि कमीशन फॉर्मेशन की इनके पास क्या है, पावर्स हैं। आई गेस आज का सेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं।